गुड आफ्टरनून शिवाराव, बाकी लोग को गुड मॉर्निंग। चलो देखा जाए, यह हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे। गुड आफ्टरनून राहुल। लास्ट क्लास में हमने लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव फाइंड किया था, ठीक है। लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पर कि जो लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव आया है, ठीक है, ये जो लेंथ आया है, ये 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 जो लेंथ आया है, दिस इज सिमिलर। ये फार्मूला जो है ना ओपन बेल्ट ड्राइव के जैसा ही है, ठीक है। तो ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का फार्मूला में आपको दिख रहा है एल पाई R1 प्लस R2 2D, ठीक है। ये R1 प्लस R2, ठीक है। तो आपको ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या दिखेगा, ओपन बेल्ट ड्राइव में यहाँ पर माइनस होता है R1 माइनस, ठीक है। ओपन बेल्ट ड्राइव में आपको यही चीज माइनस दिखेगा, यहाँ पर प्लस दिख रहा है और ओपन बेल्ट ड्राइव में माइनस होता है। आपको दिखा देता हूँ फार्मूला। ओपन बेल्ट ड्राइव का फार्मूला देखो, ये देखो यहाँ पर, ये लास्ट में माइनस है R1 माइनस R2। ये पाई वाले में तो प्लस ही है ना। ये आखिरी वाले में माइनस है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक। बाकी पूरा फार्मूला सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये फार्मूले में R1 प्लस R2 है, उसमें R1 माइनस R2 था, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फार्मूला याद रखना आसान है। अब आप एक चीज देखो कि जो एंगल ऑफ लैप लिखा हुआ है, एंगल ऑफ लैप, वहां पर एंगल ऑफ लैप अलग अलग होता है दोनों पुली का, यहाँ पर दोनों पुली का सेम होता है। वहां पर एंगल ऑफ लैप कितना था, 180 प्लस 2 थीटा एंड 180 माइनस 2 थीटा। यहाँ पर क्या है, 180 प्लस 2 थीटा ओनली, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव एंड ओपन बेल्ट ड्राइव। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इसके आगे लेंथ निकालने के बाद और क्या निकाल सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इज बेल्ट फ्रिक्शन रेशियो ऑफ टेंशंस, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल बनेंगे ना, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले अब यहाँ से चालू होंगे। अभी जो आपको बेल्ट का जो लेंथ का बेल्ट निकालना है, उसका न्यूमेरिकल में कुछ दम नहीं रहता, क्योंकि फॉर्मूले में सब क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ होता है और कैलकुलेट द लेंथ बोलने से वो एक लाइन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कोई दम नहीं होता। यहाँ से जो है फोर्सेस का कैलकुलेशन चालू होता है। देखो अभी आप लेंथ L1 L जो निकाल रहे थे, उसमें फोर्स कहीं नहीं था, है ना। तो अभी जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, वो तो मैकेनिक्स में तो फोर्स वगैरह का कैलकुलेशन होना चाहिए ना। तो यहाँ पर फोर्सेस देखते हैं अभी हम, है ना।
तो यहां देखो, कंसिडर पुली ऑफ रेडियस आर ड्रिवन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय अ फ्लैट बेल्ट। आपको एक पुली कंसिडर करना है, एक पुली, ठीक है, जो कि ड्रिवन पुली है, ड्रिवन पुली है ये, ठीक है। और ड्रिवन पुली में मैंने आपको बताया था, ड्रिवन पुली में क्या होता है, ड्रिवन पुली में जो बाहर जा रहा है वो टाइट होता है, और ड्राइवर पुली में जो बेल्ट का जो पोर्शन अंदर जा रहा होता है वो टाइट होता है, ठीक है। तो दिस इज ड्रिवन पुली। ड्रिवन पुली में बेल्ट गोइंग आउट is राइट साइड, ठीक है। सो T1 is greater than T2, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दिस इज टाइट साइड, दिस इज स्लैक साइड, ठीक है। तो अभी यही चीज जो है आपको वहां पर बता रहे थे कि कंसिडर अ ड्रिवन पुली, है ना, ये ड्रिवन पुली हमको एक कंसिडर करना है, और इस ड्रिवन पुली में टेंशन T1 टाइट साइड है, दिस इज टाइट एंड दिस इज स्लैक, या जिसको बोलते हैं लूज, ठीक है। तो T1 जो है दैट इज ग्रेटर देन T2, ठीक। अब ये पुली जो है, ये पुली टच कर रहा है, ये पुली जो है ये टच कर रहा है कहां से कहां तक, ये ध्यान देना, ये टच कर रहा है, तो पुली और बेल्ट जो है एक दूसरे को टच कर रहा है इतने पोर्शन तक, ठीक, जिसका एंगल बन के आएगा ये यहां से लेके ये यहां तक, ठीक है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैप, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एंगल ऑफ लैप बीटा, ठीक है, एंगल ऑफ लैप बीटा, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से एक पुली कंसिडर करना है, और उस पुली के ऊपर जो बेल्ट लगा हुआ है उसका टेंशन T1 T2 लेना है, एक ड्रिवन पुली कंसिडर करना है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ लैप वगैरह सब मार्क कर लेना है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसका T1 कितना होना चाहिए, T2 कितना होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में रेशियो कितना होना चाहिए, है ना, जिससे कि ये पुली बिना स्लिप के घूम सके, है ना। हमारा एम क्या है, आवर एम इज टू फाइंड द रेशियो ऑफ T1 and T2 so that the pulley may rotate without slip, ठीक है, पुली में रोटेट विदाउट स्लिप, ठीक। तो व्हाट वी विल डू, कैसे हम निकालें, है ना, इसको निकालने के लिए वी हैव टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम,
फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पुली। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा पुली का पार्ट लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं पुली का। ठीक है, छोटा सा हमने पार्ट लिया पुली का। We take a small part of this belt over the pulley. ठीक है, और this is making a very small angle. This is making a very small angle. ठीक है, डी थीटा, डी थीटा नाम का ये एंगल यहाँ पर बना रहा है। ये छोटा सा पार्ट हमने लिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड ए बी, ए बी। ठीक है, तो ए बी इज ए वेरी स्मॉल पार्ट। ठीक है, विच इज मेकिंग angle d theta at the center of the pulley, and this small part AB is at theta degree from A. This small part is at theta degree from A. ठीक है, मतलब ये है कहाँ पर, ये भी बताना है अपने को कि हमने जो पोर्शन लिया है ना, वो यहाँ से जहां से पुली टच करना चालू करता है। ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ टच है, ये एंड ऑफ टच है। ठीक है, तो ये स्टार्ट जहां से करता है वहां से थीटा डिग्री दूर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक है, ये इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ बेल्ट एलिमेंट, है ना, स्मॉल बेल्ट एलिमेंट, स्मॉल बेल्ट एलिमेंट। ठीक, अब आप आते हैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम पे। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बेल्ट एलिमेंट। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम है ये। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है वो देखो जरा। फ्री बॉडी डायग्राम में जो यहाँ बना हुआ है डायग्राम, उसी को बड़ा करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा करके कैसे बना दिया है जरा देखना। ये हमने क्या किया कि जो छोटा सा पार्ट था यहाँ पर, उसी को थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। ठीक है, ये बड़ा कर दिया। ठीक, और इसको सेंटर से डिवाइड कर। ठीक है, सेंटर से डिवाइड करने से यहाँ पर हमारे पास ये एंगल बन के आ गया, इधर एंगल बन के आ गया कितना, ये एंगल बन के आ गया, और यहाँ पर एंगल बन के आ गया। कितना एंगल बना भाई, डी थीटा बाई 2। और इधर कितना एंगल बना, डी थीटा बाई 2। क्लियर, तो डी थीटा बाई 2 नाम का एंगल बन गया यहाँ पर, मतलब आधा आधा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ये जो पुली है, ये पुली में ये वाला पोर्शन टाइट है ना, राइट हैंड साइड टाइट है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये लूज है। ठीक, तो इसीलिए टी प्लस डी टी, अगर ये वैल्यू टी है तो ये टी प्लस डी टी, मतलब उससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, टी प्लस डी टी इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने
यहाँ जैसे दिखाया ना T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट साइड इज मोर देन लेफ्ट साइड, वैसे यहाँ राइट साइड इज मोर देन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम इसमें एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल कितना बना रहा है। ये कितना एंगल बना रहा होगा। तो अब आप इसमें नोटिस करोगे कि दिस एंगल ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है और इस तरफ जो एंगल बन रहा है, बोथ एंगल आर डी थीटा बाई 2। ठीक है, तो दोनों एंगल जो है डी थीटा बाई 2 बनेगा। ठीक, तो ये इस तरीके से तैयार हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हमको सबसे पहले एक पुली लेना है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, फिर उस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? अरे तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। बोलो भाई, समीर अली, सुन रहे हो समीर? हेलो? सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है, अरे समझ आ रहा है। आ रहा है? अरे यस सर। समीर, समीर एक बात बता, आज मुहर्रम आज था कि नहीं था? कल है। मुहर्रम कल है? परसों। अच्छा, अरे मुझे लगा आज मुहर्रम में छुट्टी रहेगा, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन है, नेट वगैरह में तो आज 29 को मुहर्रम में दिखा था भाई, छत्तीसगढ़ में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। काफी लोग हैं, ध्यान दे रहे हो ना सभी लोग? ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी अपना बोलने में लगा हूँ, देख नहीं रहा हूँ तुम लोग, है ना? मैं अभी अपना बोलने में लगा हूँ। देखो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बना लिए, ठीक है, तो इसके बाद कुछ नहीं रखा है, इसके बाद सिंपल मैकेनिक्स का सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई का इक्वेशन बस लिखना बाकी है। ठीक है, इसमें एक चीज और मार्क करना रह गया क्या? ये तो अभी हमने खाली एंगल एंगल दिखाया, ठीक है, इसमें एक चीज और मार्क करना रह गया है, और वो है ये अभी जैसे टेंशन टी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये टेंशन टी का डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद इधर ये टेंशन टी प्लस डी टी दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद इधर पे आपका ये डायरेक्शन इसका दिख रहा है ना, एंगल तो हमको पता ही चल गया। लेकिन इसमें फ्रिक्शन भी तो लगेगा भाई, है ना? बेल्ट जो है वो तो बिना फ्रिक्शन के तो होता नहीं है ना? तो इसमें फ्रिक्शन भी तो लगाना है अपने को, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा वो देखो। फ्रिक्शन जो होगा, ये बेल्ट किधर घूम रहा है? बेल्ट घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब दिस पोर्शन इज गोइंग डाउन, है ना? बेल्ट घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये पोर्शन आपका डाउन जा रहा है, ठीक है, चलो दिस पोर्शन इज गोइंग डाउन, ठीक है ना, ये डाउन जा रहा है, और ये पोर्शन जो है दिस इज गोइंग अप, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखूं,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से दिस पोर्शन इज गोइंग अप, ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज मूविंग डाउन, ठीक है ना, ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये रोटेशन जो है, ये रोटेशन तो क्लॉकवाइज है ना, ठीक है, ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये इस तरीके से हो रहा है। तो अब ये जो है, यहाँ पर मैं देखता हूँ ये t प्लस डी टी जो है ना, ये इधर जा रहा है, मतलब दिस इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, ठीक, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट, ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे फ्रिक्शन लगा के बताना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन में लगाता हूँ यहाँ पर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये दो चीज मुझे दिखाना होगा। तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया, ये दिस इज फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो अब ये लिख देता हूं मैं, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया एफ, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया यहाँ पर नीचे में, नॉर्मल रिएक्शन हो गया एन, ठीक है, तो इस तरीके से एफ और एन ये दोनों भी यहाँ पर लगा हुआ, ठीक, तो अभी तुम लोग फ्रिक्शन फोर्स समझाओ ना सर, एक बार फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, देखो ये बताओ बेल्ट किधर जा रहा है, ये बड़े वाले फिगर में देखो बेल्ट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा डाउन जा रहा है, मतलब बोलोगे तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो राइट साइड बोलोगे, इधर खींच रहा हूँ राइट साइड, हाँ हाँ। ठीक है, ये राइट साइड जा रहा है ना, यस सर। ठीक है, ये बेल्ट का छोटा सा पोर्शन को देखो, ये छोटा सा पोर्शन किधर जा रहा है, इसका पॉइंट बी जो है वो किधर जा रहा है, राइट साइड जाएगा, ठीक राइट है, साइड। पॉइंट बी राइट साइड जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट यस बी सर। को खींचना पड़ेगा तभी तो बेल्ट आगे जाएगा ना, ठीक है, यस सर। तो इसीलिए क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड, ओके सर, गॉट इट। ठीक है, एंड नॉर्मल ओके रिएक्शन सर। इस परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इस पूरे फिगर में, इस फिगर को कॉपी में बना लिए हो क्या? सर 2 मिनट। हाँ इसको बना लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीक बारीक चीजें हैं, केवल देखने से याद नहीं रहेगा। हाँ सर। हम लोग जिसको तब तक
गया, लिख लिए? चलो आगे बढ़े। अब हमको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम आपका बाकी है। देखो यहाँ पर कि अब आपको यहाँ पर बनाना होगा एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, फोर्स डायग्राम जो हम बनाते थे, और उसमें दिखाना होगा ये सारे फोर्सेस को। बनाते जाओ, ये तो अब आप खुद बना लोगे। फोर्सेस कौन कौन से दिख रहे हैं? सबसे पहले हमको दिख रहा है टेंसाइल फोर्स टी, ठीक है, टेंसाइल फोर्स टी दिखा। इधर टेंसाइल फोर्स टी प्लस डी टी दिख रहा है। ठीक, उसके बाद मुझे दिख रहा है फ्रिक्शन। उसके बाद दिख रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एक दो तीन चार, चार ही तो फोर्स हैं, है ना? चार ही तो फोर्स हैं टोटल मिला के। तो ये चार फोर्स मुझे दिख रहे हैं। ये चारों का एंगल भी दिख रहा है। इसका एंगल कितना कितना दिख रहा है? दिस एंगल इज ई थीटा बाई 2। ठीक है, डी थीटा बाई 2। ठीक, और इधर का एंगल कितना है? दिस इज ऑल्सो डी थीटा बाई 2। ठीक है, बस हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है। ये जो फोर्सेस हैं इनके नाम लिख दो। ये कौन सा है? दिस इज एन। ये कौन सा है? दिस इज एफ। ये कौन सा था? दिस वाज डी। और ये कौन सा है? दिस इज डी और प्लस डी टी। ठीक है, अब आप इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व कर दो और रिजॉल्व करके इक्वेशन लिखो। Resolving in x direction, what you will get? Just 1 second. हेलो, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, है ना? हाँ, ओके ओके। ठीक है, रिजॉल्विंग इन एक्स डायरेक्शन व्हाट यू विल गेट, बताओ। रिजॉल्विंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में करूं तो ये हो जाएगा टी प्लस वी टी। टी प्लस डी टी क्या हो जाएगा? कॉस, है ना? कॉस डी थीटा बाई 2। कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2।
अरे बड़ा डी थीटा बाई 2, कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2 ये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इधर हो जाएगा माइनस ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, है ना। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा फ्रिक्शन एफ, और एक और माइनस में आ जाएगा माइनस फ्रिक्शन एफ, और फिर माइनस में आ जाएगा माइनस टी, है ना। और फिर हो जाएगा कॉस डी थीटा बाई 2, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, डी थीटा बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलता है भाई, देखो तो क्या बनेगा ये इक्वेशन, इक्वेशन टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2, टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा, तो यू विल गेट ओनली डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2, है ना, डी थीटा बाई 2। और ये जो एफ है, एफ इज म्यू इंटू एन, है ना, म्यू इंटू एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से आप वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, तो वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, वाई डायरेक्शन में resolving in y direction, you will get n minus what, t into cos, cos नहीं आएगा, साइन आ जाएगा, है ना, साइन टी थीटा बाई 2, साइन टी थीटा बाई 2, लिखो लिखो इक्वेशन लिखो, मेरे को टाइप करने में टाइम लगता है, टी थीटा बाई 2, ठीक है, फिर माइनस टी और प्लस डी टी, ठीक है, फिर हो जाएगा ये साइन टी थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। So this is your equation number 2. Equation number 2. ठीक, तो in this way you will be getting 2 equations, ठीक। और ये पहला इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन जो है, this is in the form of et and mu into n, and second equation is also in the form of n
and dt. So you can get n from equation number 2 and put it in equation number 1. ठीक. क्लियर. मूव करें आगे नेक्स्ट पेज में. अब नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं है. नेक्स्ट पेज में इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कितना आएगा वो देखना है. ठीक है. चलो देखो, ये यहाँ पर आ गए फ्रिक्शन फोर्स df इंटू डी एन. ठीक है. ये df लिखा है अपने f और n लिख दिया था ना. इसको df और dn ही लिखा है ना. वो कर लो तो जरा वहाँ करेक्शन. f और n की जगह df और dn लिखो. ठीक है. df और dn स्मॉल एलिमेंट है ना, इसलिए उसका फ्रिक्शन भी स्मॉल होगा और नॉर्मल रिएक्शन भी उसका स्मॉल होगा. ठीक है. तो राइट f और n की जगह df और dn. ठीक. चलो उसके बाद ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया. देखो अब कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, है ना. इसमें कुछ और बचा नहीं है अब इसमें ज्यादा. ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया. ठीक है. ये एक्स एक्सिस से. उसके बाद ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया वाई एक्सिस से. ठीक है. और ये डीएफ हो गया. ठीक है. डीएफ हो गया और ये डीएन हो गया. ठीक है. अब डीएफ का वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये ध्यान देना, क्योंकि एंगल डी थीटा वेरी स्मॉल है. ठीक है. आपको ये कॉस और आपको ये साइन का वैल्यू पुट करना है ना. यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है. तो क्योंकि ये एंगल वेरी स्मॉल है, therefore cos d theta by 2 is approximately equal to 1. हाउ? क्योंकि जब स्मॉल होगा तो d थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 0. देन cos 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है. लेकिन साइन थीटा में वो 0 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है. साइन थीटा में वो इक्वल टू डी थीटा ही होता है. ठीक है. तो फॉर साइन थीटा स्मॉल डी थीटा साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2. ठीक है. तो ये दो वैल्यू ध्यान रखेंगे आपको कहां पर क्या पुट करना है. जहां कॉस है वहां 1 और जहां साइन है वहां डी थीटा बाई 2. ठीक है. अब आप पुट कर दो. ये पुट करो, इसको पुट करोगे पुटिंग दिस वैल्यूज. ठीक है. पुट करो ये वैल्यू को. f की जगह म्यू इंटू एन डालो. ठीक है. और सॉल्व करो तो यू विल गेट t, ये वाला पहला वाला t प्लस म्यू इंटू डी एन माइनस टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2 तो 1 हो गया. ये आ गया फ्रॉम 1. ठीक है. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. और ये सेकंड वाला भी उसी से आ गया. सॉल्व कर. ठीक. आगे बढ़े. तो फाइनली इक्वेशन क्या मिला है अपने को, डी टी माइनस म्यू इंटू डी एन. ये ध्यान रखना. ठीक है. ये कहाँ से आया है? इक्वेशन नंबर 1 से आया है. इक्वेशन नंबर 1 से हमको ये मिला. इक्वेशन नंबर 1 से हमको डी टी माइनस म्यू इंटू डी एन. अब हम इसे डी एन का वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दें. ठीक है. तो डी एन का वैल्यू हम आगे पुट करते हैं. लेकिन इसमें जहां पर जिस जगह पे 2 बार डी टी आया, मतलब डी टी और डी थीटा 2 बार डी आया, वो बहुत छोटा हो जाता है ना. और वैसे वैल्यू को, वैसे वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये ध्यान रखेंगे. यू कैन नेग्लेक्ट द टर्म विच हैज
टू डीज। ठीक, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर दिए, ये नेग्लेक्ट कर दिए, और नेग्लेक्ट करने के बाद अब हम फाइनली ये लिखते हैं डी टी अपॉन टी के फॉर्म में म्यू इंटू डी थीटा। ठीक, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, T2 से लेके T1 तक इंटीग्रेशन होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेके बीटा तक इंटीग्रेट होगा, 0 टू बीटा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद अब आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद देखो यहाँ पर ये लिखा है T2 से लेकर T1। ठीक है, ये T2 से लेकर T1 तक इंटीग्रेट हुआ, T2 से T1 तक इंटीग्रेट हुआ, और ये 0 से लेकर बीटा तक इंटीग्रेट हुआ। ये ऐसे हुआ ना, ये देखो ये पुल्ली है ना, ये पुल्ली का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट बी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ तो एंगल कितना था यहाँ पर, 0। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 था यहाँ पर। ठीक है, और हाँ हर्ष बोलो, हाँ हर्ष बोलो। इस दब गया। हाँ हर्ष, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये वो गलती से। हाँ, और ये जो था, ये एंगल यहाँ 0 है, एंगल 0 है, तो यहाँ पर टेंशन कितना है, T2। ठीक है, और यहाँ का एंगल कितना हो गया, यहाँ का एंगल ये पूरा यहाँ घूमने के बाद बीटा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल जो है बीटा है, और यहाँ का जो टेंशन है वो कितना है, T1। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, एंगल होगा 0 तो टेंशन होगा T2, एंगल होगा 0 टेंशन होगा T2, और एंगल होगा बीटा तो टेंशन होगा T1, एंगल होगा बीटा टेंशन होगा T। इस तरीके से यहाँ लगाने के बाद सॉल्व किए, तो दिस इज लॉग ऑफ टी, इधर हो गया म्यू बीटा। ठीक है, लॉग ऑफ T1 बाई T2, तो ये हो गया लॉग ऑफ T1 बाई T2 इज इक्वल टू म्यू बीटा। अब लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो e टू द पावर हो जाता है। अगर आप इधर लॉग हटा दो तो लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेना होता है, एंटी लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई। ठीक है ना, तो ये अपोजिट ऑफ लॉग टू द बेस ई, या बोल लो e टू द पावर x। ठीक है, तो ये T1 बाई T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू बीटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल रेशियो। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, तो ये लिख लो, मैं इसको स्क्रीन को रखा हूँ होल्ड करके, और ये ऑटोमेटिकली अब बंद हो जाएगा। जितना लोग लिखना चाहते हैं लिख लो, उसको नोट कर लो।